बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपने कॉस्ट के मौका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बाउंस एंटरप्राइजेस के नाम से था। ये डिसीजन मेकिंग रेलिवेंट कॉस्टिंग का क्वेश्चन था। जिस तरह कि आप इसकी रिक्वायरमेंट में दे सकते हैं, डिटरमिन ईयर वाइज रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। 15 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या था। Bounce Enterprise manufacture and sell customized product to utilize its idle facilities. B is working on a 3-year proposal. यहाँ से हमें पता लगा कि 3 साल का जो प्रपोजल है वो रिसीव हुआ था उसको जॉय लिमिटेड से, टू मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट क्रिस्टल। प्रोडक्ट का नाम क्रिस्टल है और उसकी सेल प्राइस 3600 पर यूनिट है। डिटेल ऑफ प्रपोजल एंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आर समराइज्ड एज अंडर। In the first year, BE would supply 1000 units of crystal that would increase annually by 1000 यूनिट्स। तो मतलब पहले साल में 10,000 यूनिट्स हैं और हर साल अगले साल एक एक हज़ार का जो है उसके अंदर इंक्रीज आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता लग गया कि इस क्वेश्चन के अंदर तीन साल की वर्किंग जो है वो हमें करनी पड़ेगी। A specialized machine for refining and fishing of crystal would be purchased at a cost of 8 million। हमें एक स्पेशल मशीनरी जो है वो खरीदनी पड़ेगी इस क्रिस्टल के लिए। उसकी कॉस्ट 8 मिलियन है। मशीन कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ एट ₹2 million एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो यहाँ पे उसने हमें इसकी रेजिडुअल वैल्यू गिवन की है 2 मिलियन। BE depreciate its plants and machinery by using straight line method। उसने बता दिया 1 unit of crystal would require 2 kg of raw material Z plus which is available in market at ₹1000 per kg। ये वाला पॉइंट मटेरियल का है और आगे भी बता रहा है प्रेजेंटली 12000 kg of raw material Z1 is available। अब यहाँ पे Z1 एक अलग चीज है with BE which was purchased at 400 per kg for manufacture of product which is now discontinued। तो जो Z1 था वो डिसकंटिन्यू हो गया, करेंटली उसका कोई यूज नहीं है। अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ Z1 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 8000 kg ऑफ Z प्लस एट प्रोसेसिंग कॉस्ट ऑफ 550 per kg of unit। Alternatively, Z1 can be sold back to a supplier at 40% of its cost। तो उसने यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स में मटेरियल की हमें इंफॉर्मेशन दे दी है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग के अंदर इसको किसने टैकल किया हुआ है। आगे पढ़ते हैं। क्रिस्टल वुड बी प्रोड्यूस्ड इन बैचेस ऑफ 1000 यूनिट्स ईच एंड फर्स्ट बैच वुड रिक्वायर 2500 स्किल लेबर आवर्स। Learning curve effect is estimated at 90% but would remain effective for the first 9 batches only. At 90% the index of learning is -1.52। यहाँ पे उसने लेबर के अंदर लर्निंग कर्व की जो है ना वो बात की है। तो ठीक है, हम इसको सोल्यूशन में देखते हैं उसने किस तरह टैकल किया हुआ इसको। बी हाई स्किल्ड लेबर एट अ रेट ऑफ 260 पर आवर। लेबर के बारे में बात कर रहा है, स्किल्ड लेबर की। It is expected that if the product is not accepted then there would be 2200 idle laborers are available for each year। idle labor hours की भी इंफॉर्मेशन दे दिया यहाँ पे उसने। B would also require 1200 semi skilled hours, skilled और semi skilled hours per batch which would available at a cost of 150 per hour। Alternatively this work can be outsourced at a cost of 195 per unit। तो इसकी भी वर्किंग जो है वो हम देखते हैं कि लेबर में उसको स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में डिवाइड किया हुआ है उसने। और आखिरी पॉइंट में वेरिएबल ओवरहेड्स वुड बी चार्ज एट 140 पर स्किल लेबर आर। फिक्स्ड कॉस्ट एसोसिएटेड विद द प्रपोजल अदर देन डेप्रिसिएशन is expected to be 3.2 million per annum, 25% of which would be allocated overheads। तो आपको पता है कि जो allocated overheads हैं वो तो रेलिवेंट नहीं होते हैं, फिक्स्ड overheads जो होते हैं। और तो इसका मतलब है कि 75% जो है वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, वो रेलिवेंट होंगे। तो आए इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इसके अगर हम सोल्यूशन देखें तो उसने हमें बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स टू सप्लाई 10,000 उसने बता दिए थे और एक एक हज़ार का जो है ना वो हर साल डिफरेंस आ रहा था। हमें पता है 3 साल की वर्किंग करनी है तो हमने तीनों साल की जो है ना उसको रेलिवेंट कॉस्ट निकाल के देनी है। आगे बात करते हैं रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की जो कि वर्किंग नंबर 1 में है। तो आए वर्किंग नंबर 1 में चलते हैं। वर्किंग नंबर 1 में रेलिवेंट कॉस्ट यूजिंग Z1 एज अ सब्सटीट्यूट फॉर Z प्लस। अब अगर आप क्वेश्चन के अंदर दोनों जो है मटेरियल वाले पॉइंट पढ़ेंगे, जो पॉइंट नंबर है 4 और 5 में, तो हमें पता लगता है कि जो परचेज कॉस्ट ऑफ Z प्लस है मार्केट से वो है 1000। ठीक है, और हमारे पास एक अल्टरनेटिवली दूसरी क्या चीज़ है कि हम Z1 को कन्वर्ट कर दें Z प्लस के अंदर और उसके अंदर जो प्रोसेसिंग कॉस्ट का खर्चा आता है। तो हम इन दोनों ऑप्शंस को जो है ना वो कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि कौन सी चीज़ जो है हमें सूटेबल है, तो वो हम अपने हमारे डिसीजन के अंदर रेलिवेंट हो जाएगी। तो वो कहता है कि जो हम अपनी अगर हम पॉइंट नंबर 4 पढ़ें तो वो कहता है कि Z1 कैन बी सोल्ड बैक टू सप्लायर एट 40% ऑफ द कॉस्ट।
तो हमारे पास 12,000 जो थे वो केजी थे उसके, और 400 पे हमने उसको खरीदा था, 40% उसकी कॉस्ट, तो 1920 जो है हमारी सेलिंग प्राइस थी अगर हम उसको बेचते। और अगर हम उसको कन्वर्जन कॉस्ट उसकी जो है वो हम निकालते हैं, 12,000 हमें वही यूनिट्स थे और 550 उसने हमें बताया हुआ है कि 550 उसकी प्रोसेसिंग कॉस्ट है उसको बनाने में, कन्वर्ट करने में इनटू इनटू जी प्लस, तो वो है 6600,000। तो टोटल रेलिवेंट कॉस्ट कितनी बन जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन वो कितने यूनिट्स को जो है वो फर्दर प्रोसेस कर सकता है, सिर्फ 8,000 को। तो इसका हमने जो है वो 8250 डिवाइडेड बाई 8000 करके सिर्फ 1065 पर केजी जो है ना, ये केजी नहीं पर केजी है, और ये भी 1000 पर केजी है। तो इसमें से परचेज ऑप्शन इज चीपर देन द कन्वर्जन। 1000 जो है हमें जाहिर है हमने खर्चा अपना देखना, तो 1000 वाली ऑप्शन है, हम बाहर से मार्केट से जी प्लस उसको जो है ना हम परचेज कर लेते हैं, बजाय ये कि हम जी1 को जी प्लस में कन्वर्ट करके उसको बेचते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1000 आ जाएगा, 10,000 इंटू 1000, 11,000, 12,000 इंटू 1000, 1000। तो ये मटेरियल की वर्किंग थी। आए लेबर की तरफ चलते हैं। लेबर के अंदर भी स्किल्ड और सेमी स्किल्ड की बात है, तो वर्किंग नंबर 2 स्किल्ड लेबर की बात में करते हैं हम। वर्किंग नंबर 2 डायरेक्ट लेबर जो है उसके अंदर हमें पता है कि लेबर आवर्स पर बैच फ्रॉम 9th बैच ऑनवर्ड। हमने क्या करना है, हमें उसने बताया था कि फर्स्ट 9 बैचेस ओनली तक जो है हमारी जो है वो लर्निंग होगी। लर्निंग कर्व का फैक्ट इसके अंदर आया कि वो बैचेस के अंदर जो है 1000, एक बैच जो है 1000 यूनिट्स का होगा, और फर्स्ट बैच को उसने बताया कि 2500 आवर्स लगेंगे, तो लर्निंग जो है वो 90% पे होगी। तो इस वाले पॉइंट नंबर 6 के अंदर जो है ना वो रेलिवेंट इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई हुई है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो लर्निंग कर्व का फॉर्मूला है आपको पता है, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की पावर बी। यहाँ पे a हमें गिवन है 2500 मल्टीप्लाई बाय 9 बैचेस हैं, और लर्निंग यहाँ पे अप्लाइड हो रही है, और 9 करके हम 16112 आवर्स निकाल लेंगे फर्स्ट 9 बैचेस के। उसके बाद फर्स्ट 8 बैचेस की इसी तरह जो है वो वर्किंग रिपीट करके हमारे पास जो 1480 है वो टाइम आ जाएगा 8 बैचेस का। तो टाइम फॉर 9th बैच है, इनको हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, तो हमारे पास 9वें बैच तक का जो है वो टाइम आ जाएगा, वो 1532 आवर्स है। ठीक है, अब हम आवर्स रिक्वायर्ड की वर्किंग करेंगे, तो ईयर 1 के अंदर हमारे पास, तो ईयर 1 में हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाई 1000 10 बैचेस हैं। ईयर 2 के अंदर 11,000 डिवाइडेड बाई 1000 पे पर बैच में 11 बैचेस होंगे, और ईयर 2 में 12 बैचेस होंगे। तो टाइम फॉर फर्स्ट बैच है हमारे पास 16112, और उसके अंदर हम जो अपना 10वें बैच का टाइम है उसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल टाइम जो आ जाएगा वो आ जाएगा ईयर 1 का। उसके बाद दीज आर नेक्स्ट 11 बैचेस आफ्टर 10 फर्स्ट 10 बैचेस, मतलब कि जो ये वाले 11 बैच हैं वो पहले 10 बैचेस के बाद हैं, तो हम डायरेक्टली 1532 आवर्स को 11 से मल्टीप्लाई करके 16852 आवर्स निकाल सकते हैं। और ईयर 3 में भी नेक्स्ट 12 बैचेस आफ्टर फर्स्ट 21 बैचेस 10 प्लस 11 के, इस वजह से हमने 12 को हम सिंपली 1532 से मल्टीप्लाई करके 18384 आवर्स निकाल सकते हैं। उसके बाद हम अपनी डायरेक्ट लेबर की सेमी स्किल आवर्स की वर्किंग करेंगे। उसने बताया कि इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके 1200 आवर्स हमें रिक्वायर्ड थे, और 1000 हमारे पास यूनिट थे, तो 1.2 आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 150, जो हमारे पास कॉस्ट गिवन थी, रेट गिवन था उसका, रेट पर आवर का, वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करके हम 180 पर यूनिट निकाल सकते हैं। और आउटसोर्सिंग कॉस्ट जो है वो उसने बताई है 195 यूनिट। तो हमें पता है कि कौन सा जो खर्चा कम है, इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग चीपर है, तो 180 पर यूनिट ले लेंगे। तो 180 180 और 180, 10,000, 11,000 और 12,000, ये हमारी सेमी स्किल्ड की वर्किंग है। और स्किल्ड लेबर के लिए हमारे पास 17644, 16852 और 18384 आवर्स जो हैं वो आए थे। और इसके अंदर से हमने अपने आइडल आवर्स 2200 जो उसने जिक्र किया है, वो उसने कहा है कि अगर आप पॉइंट पढ़ेंगे तो बीई hires skilled labor are at a rate of 260 per hour. It is expected that if the project is not accepted, then there would be 2200 idle laborers are available for each year. तो क्योंकि हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे तो 2200 जो है हम उनसे काम करवाएंगे, तो इस वजह से वो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं रहेंगे। तो इस तरह से जो है उसको हम आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, आइडल आवर्स माइनस हो रहे होंगे, और आर्ली रेट से मल्टीप्लाई करके हमारी जो है वो डायरेक्ट लेबर का खर्चा आ जाएगा। टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इन दोनों को हम ऐड करके निकाल लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए
देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल आवर्स, देयरफॉर जो भी हमारे पास आवर्स निकले थे उनको आरडी रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद फ्यूचर डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन जो है वो हम निकालेंगे हमारी वर्किंग नंबर 4 से, जिसके अंदर आपको पता है 8 मिलियन की जो थी हमारी कॉस्ट थी, कॉस्ट में से हमारे डेप्रिसिएशन के फॉर्मूला कॉस्ट में से अपने रेजिडुअल वैल्यू माइनस करके तीनों साल को स्ट्रेट लाइन मेथड से 2 मिलियन और 2 मिलियन जो है निकल आएगी। और एलोकेटेड फिक्स्ड ओवरहेड जैसे हमने पहले बात की थी वो नॉट रेलिवेंट है, लेकिन डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड रेलिवेंट होते हैं, आपको पता है। तो 32 लाख का 75%, 75%, 75% हमारी रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगी। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, ये कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन था रेलिवेंट कॉस्टिंग का। उसने हमें अलग अलग कह दिया था कि कॉस्ट कंपोनेंट्स की, रॉ मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और ओवरहेड्स की मुझे रेलिवेंट कॉस्ट निकाल के दो। तो 15 मार्क्स ही लेना कोई इतना मुश्किल नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की डिस्कशन को हम एंड करते हैं।